तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले इस वीडियो से पहले 4 क्वेश्चन हो चुका है, दैट इज जो सिंपल पेपर हमारा उसका 4 क्वेश्चन इस वीडियो से पहले हो चुका है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो ऊपर आपको लिंक शो कर रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, सो हमारा आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं दैट इज एथिक्स इन रिसोर्स is the need of our justify the statement, justify the statement। कितने मार्क्स का हमारा ये? 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का। एथिक्स हमारा ज़रूरी होता है रिसर्च में, बताइए, जस्टिफाई करिए। ठीक है, जस्टिफाई करिए। तो कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे ये देखिए। तो देखिए एथिक्स का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट इज कुछ प्रिंसिपल होते हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं, सेट ऑफ रूल ऑफ प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल व्हाट करेक्ट प्रिंसिपल उनको हमें फॉलो करने होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एथिक्स कहते हैं। यही ना, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं जो करेक्ट प्रिंसिपल होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एथिक्स कहते हैं। अब बोल रहा है कि जस्टिफाई करिए कि एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, जस्टिफाई करिए। तो कैसे जस्टिफाई करें? तो हम लोग निगेटिव वे में सोचेंगे कि अगर एथिक्स नहीं होगा तो क्या होता, तो इस वे में हम लोग जस्टिफाई करेंगे। या सुनो, अगर एथिक्स नहीं होता तब क्या होता? अब आप ही बताइए कि अगर एथिक्स नहीं होता, एथिक्स रूल एंड रेगुलेशन जो हमारा प्रिंसिपल सेट ऑफ प्रिंसिपल है वो अगर नहीं होता तो क्या होता? अब अगर प्रिंसिपल नहीं होगी तो सिंपल बात है, सबसे पहला चीज़ दैट इज़ हमारा सबसे पहला चीज़ वो क्या है? प्लेगरिज्म। ठीक है ना, प्लेगरिज्म। तो क्या होगा? ये सबसे ज़्यादा होगा, दैट इज़ व्हाट? कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट क्या होगा? सबसे ज़्यादा अगर एथिक्स नहीं होता। इसलिए एथिक्स होने के कारण प्लेगरिज्म नहीं होती। समझ रहे हो, हाँ या ना? हाँ। अगर एथिक्स नहीं होता, सेकेंड, अगर एथिक्स नहीं होता तब क्या होता? तब हमें, क्योंकि जितने भी लोग हैं उनको डर रहता कि मैं अगर डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ तो लीक होगा, दैट इज़ हमारा लीक या ब्रीच इंफॉर्मेशन। ये सुनो, ब्रीच इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ये सुनो, अगर एथिक्स नहीं होता तो एथिक्स का क्या रोल है, इंपॉर्टेंस, दैट इज़ ब्रीच इंफॉर्मेशन होने से बचाता है। ठीक है, किसी का पर्सनल अगर डाटा है तो वो ब्रीच होने से एथिक्स दैट इज़ प्रिंसिपल हमारा बचाता है। ओके। थर्ड, अगर एथिक्स नहीं होता तो क्या होता? तो कोई भी लोग डाटा ही नहीं देते। ये सुनो, कोई लोग डाटा देते ही नहीं। समझ रहे हो? क्योंकि उनको डर होता कि उनका डाटा लीक होगा, तो वो डाटा क्यों देंगे? सो एथिक्स होने के कारण लोग डाटा प्रोवाइड करते हैं। यस और नो? हाँ। ओके, ये चीज़। फोर्थ हमारा क्या चीज़? अगर एथिक्स नहीं होता तो लोग अगर डाटा नहीं देते तो हम लोग ना ही तो डाटा को प्रोसेस कर पाते, ना ही तो डाटा को डिस्प्ले कर पाते, ना ही तो हम लोग स्टैटिकल टूल का इस्तेमाल कर पाते। यस और नो? यस। तो इस कारण एथिक्स होने के कारण हम लोग डाटा को डिस्प्ले भी करते हैं, डाटा को प्रोसेस भी करते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये हमारा क्या है? इंपॉर्टेंस है किसका? एथिक्स होने के कारण। समझ रहे हैं आप? हाँ। अगर एथिक्स नहीं होता तो कोई भी रिसर्चर आराम से इनएप्रोप्रिएट यूज़ करता, किसी भी तरीके से वो प्रूफ कर सकते थे। यस और नो? अगर एथिक्स नहीं होता तो वो क्या? दैट इज LHL की भी तरह 0, RHL की भी तरह 0, दैट इज 0 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड, रिसर्च प्रूव्ड, दैट्स नॉट अ गुड वे। तो हमारा क्या काम है यहाँ पर? काम है एथिक्स का कि ऐसे गलत तरीके से जो हमारा रिसर्च गलत तरीके से जो रिसर्च प्रूव कर रहे हैं उनको बंद करना। यस और नो? सो ये हमारा इंपॉर्टेंस। गेटिंग? यस और नो? सो दिस आर द 4 और 5 इंपॉर्टेंस हम लोग अच्छे तरीके से करके 1 से 1.5 पेज में लिख सकते हैं। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? स्टैटिकल एनालिसिस मॉडलिंग प्ले अ वाइटल रोल इन द रिसर्च। स्टैटिकल एनालिसिस एंड मॉडलिंग प्ले अ वाइटल रोल इन रिसर्च। and modeling play a vital role in research।
मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है एनालिसिस और जो मॉडलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रिसर्च में अदा करते हैं। बताइए, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो कैसे? इसके अंदर 2 पार्ट। पहला क्या? स्टैटिकल एनालिसिस के कारण क्या होता है? स्टैटिकल एनालिसिस के कारण क्या होता है कि जो भी हमारे डिफरेंट वेरिएबल है उनके ऊपर हम लोग आसानी से काबू पा सकते हैं, उनका हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये वेरिएबल का ये यूज़ है, ये यूज़। स्टैटिकल का मतलब क्या हुआ? हम लोग एक तरीके से मैथमेटिकल वे में हम लोग बता पा रहे अपने रिसर्च आंसर, मैथमेटिकल वे में हम लोग बता पा रहे, है ना, टेबल के द्वारा, डायग्राम के द्वारा हम लोग वो मैथमेटिकल वे में बता पा रहे। अब आप ही बताइए, अगर आप अपना आंसर मैथमेटिकल वे में बताते हैं तो वो अच्छी बात है या ख़राब बात है? बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि वो तो एक सिंपल होगा, यस और नो, वो तो एक कम होगा, दैट इज़ ज़्यादा ब्रॉड नहीं होगा, बिल्कुल शॉर्ट में बिल्कुल आंसर होगा, है ना, और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा, जो चाहिए आंसर में वही होगा। तो ये हमारा स्टैटिकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस है, यस और नो? यस, कि वो जो एक्यूरेट है, जो वेरिएबल है, ठीक है, तो ज़्यादा वेरिएबल का अगर यूज़ करना है, अच्छे तरीके से उनको हटाना है, ठीक है, हाइपोथेसिस को अच्छे तरीके से प्रूफ करना है, तो हम लोग स्टैटिकल टूल को इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं। लेकिन लास्ट में ये भी लिखना है लिमिटेशन कि अगर आपको स्टैटिकल टूल नहीं आता है, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना नहीं आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ ही करें। समझ रहे हैं ना? बिना स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किए बिना भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो पार्ट 1 इधर की। दूसरा पार्ट मॉडलिंग का काम क्या है? दैट इज़ हमारे पास डाटा आ गया। डाटा प्रोसेस करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? इस डाटा को क्या करेंगे? मॉडलिंग। हम लोग फिज़िक्स के अंदर ये मॉडलिंग बहुत चलता है, समझ रहे हो? मॉडलिंग का मतलब हुआ हम लोग एक तरीके से फ्रेमवर्क बनाएंगे, ये जो डाटा है उसको फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करेंगे, मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। समझ रहे हैं कि अच्छा ये डाटा इसके लिए, अच्छा ये डाटा इसके लिए, अच्छा ये डाटा इसके लिए। सो इस चीज़ को क्या कहते हैं? मॉडलिंग। तो मॉडलिंग करने का इंपॉर्टेंस क्या है? तो मॉडलिंग का इंपॉर्टेंस है, डैट इज़ हमारा प्रोसेसिंग करने में ये काम आता है। प्रोसेसिंग, डाटा को एनालाइज करने में हमारा मॉडलिंग का काम आता है, यस और नो? यस, एनालाइज करने। अब मॉडलिंग कर रहे हैं तो डाटा को डिस्प्ले करने में भी हमारा आसानी करता है, यस और नो? यस। सो दिस आर व्हाट, क्या स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस में होगा, क्या मॉडलिंग के आंसर होगा, तो ये हम लोग पता करके आराम से हम लोग 7 मार्क्स 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6? What is research problem? रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, और आगे क्या कहते हैं? डिफाइन द मेन इशू शुड रिसीव द अटेंशन ऑफ रिसर्चर इन फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। किस तरीक़ा से रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं ये बताइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन 6 का पार्ट है, दैट इज व्हाट? रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम? तो देखिए रिसर्च प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग डेस्टिनेशन पहले देखते हैं, मंजिल के पहुंचने से पहले हम लोग मंजिल को देखते हैं, उसी को कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब अगर हमको यूपीएससी करना है तो हम लोगों ने डेस्टिनेशन देख लिया, अभी हम लोग किए तो नहीं, लेकिन मंजिल हम लोगों ने देख लिया। क्या? पहले ही मंजिल के पहुंचने से पहले ही हम लोग मंजिल देख ली, उसी को क्या कहते हैं? रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब हमारा रिसर्च का आंसर मिलने से पहले हम लोगों ने देख लिया कि ये हमारा मंजिल है, ये हमारा क्वेश्चन है, इस चीज़ को प्रूव करना है, तो वो उसे क्या कहते हैं? रिसर्च प्रॉब्लम। यस और नो? यस, दैट इज़ व्हाट। हम लोग डेस्टिनेशन देख लेते बिफोर पहुंचना, डेस्टिनेशन बिफोर रिसर्च, मंजिल पहले ही पता कर लेना कि हमारा क्या। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब होता क्या है? दैट इज हम लोग क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या, मतलब हम लोग किसी चीज़ का आंसर चाह रहे हैं तो उसका क्वेश्चन क्या है, जो वो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम। यस और नो? यस। सो दैट इज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, उसका क्वेश्चन क्या है, क्यों फाइंड करना है, दैट इज हमारा प्रॉब्लम। ओके, सपोज कोई एजम्पशन है जो पहले से, उसको हम लोग प्रूफ या डिस्प्रूव करना,
तो ये एजम्पशन हमारा क्या है, दैट इज प्रॉब्लम है, यस और नो, रिसर्च प्रॉब्लम है, गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। तो ये हमारा क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम किसे कहते हैं, डेस्टिनेशन पहले ही पता कर लो, पहुंचने से पहले क्या है, दैट इज क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा हम जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उसका क्वेश्चन क्या है, वही हमारा रिसर्च प्रॉब्लम होगा। अच्छा, हो सकता है हमारा क्वेश्चन एजम्पशन बेस्ड कि जो एजम्पशन है वो गलत है या सही है, तो वो एजम्पशन क्या होगा, रिसर्च प्रॉब्लम होगा कि ये हमारा प्रॉब्लम, यस और नो, यस। ओके, रिसर्च प्रॉब्लम पता चल गया। अब हमारा आता है कि हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कैसे करते, कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा रिसर्च का प्रॉब्लम किस चीज़ के ऊपर हम रिसर्च करेंगे, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम कि कैसे पता कर पाएँ। सबसे पहला चीज़, आप रिसर्च प्रॉब्लम किस चीज़ पर करेंगे डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, यस और नो, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, सबसे पहला इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज़ आपका इंटरेस्ट है कि मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, वो भी बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, वो भी बिल्कुल बहुत ही मीन्स क्वालिफाइड बड़ा सा चाहिए नौकरी मेरे को, ठीक है। तो हम लोग क्या, सपोज़ यूपीएससी, सो आपका इंटरेस्ट क्या था सरकारी नौकरी में, तो आपका क्या, आपने देखा यूपीएससी। तो सबसे पहला आपका इंटरेस्ट रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे, उसी में आप क्वेश्चन लेंगे, वही आपका प्रॉब्लम हो, यस और नो, यस। पहला इंटरेस्ट। सेकेंड क्या, एक्सपर्ट। क्या हमने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसमें एक्सपर्ट अवेलेबल है या नहीं, उसमें कोचिंग है या नहीं, समझ रहे हैं। तो ये चीज़। तीसरा, दैट इज़ डाटा। क्या जो हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, क्या उसका मार्केट में डाटा अवेलेबल है या नहीं, क्या नोट्स वगैरह सब मार्केट में है या नहीं। तो अगर है तब बोलेंगे अच्छा ठीक है ये हमारा प्रॉब्लम। अगर है ही नहीं, डाटा अवेलेबल ही नहीं, तो रिसर्च प्रॉब्लम हम लोग नहीं लेंगे, यस और नो, यस। ओके, डाटा अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद क्या है, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट। सपोज हमारा इंटरेस्ट है, एक्सपर्ट भी अवेलेबल, डाटा भी है उसके अंदर, लेकिन इंस्ट्रूमेंट मेज़र करने के लिए है ही नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, समझ रहे हो। तो हम लोग प्रॉब्लम वैसे नहीं लेंगे, तो हम लोग क्या देंगे, क्या इंस्ट्रूमेंट है या नहीं। हमारा इंटरेस्ट भी है, एक्सपर्ट भी है, डाटा भी है, इंस्ट्रूमेंट भी है, तो हम लोग इस तरीके से फिर रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे कि ये इस चीज़ के ऊपर हमको रिसर्च करना है। ये हमारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो ये हमारा हुआ, दैट इज़ पार्ट ए ऑफ 6। कितना मार्क्स का हमारा था, ये था हमारा 10 मार्क्स का। बिल्कुल आराम से एक्सप्लेन करके लिखेंगे, काम ख़त्म। ओके, नेक्स्ट वन, पार्ट बी हमारा क्या आता है। पार्ट बी हमारा कहता है एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च बताइए। तो बताइए, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च, अगर क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव का दूसरा नाम होता है डेट इज स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। क्या चीज़, स्ट्रक्चर्ड वे में ये होता है क्वांटिटेटिव। इसके अंदर क्या है, क्वांटिटी, इसके अंदर क्या है, क्वालिटी। ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर। बहुत बार बात कर चुके हैं, है ना, अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च। ओके, क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डाटा होता है वो क्या होता है, रिजिड होता है। क्या होता है, रिजिड होता है। लेकिन ये यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर चेंज होते रहता है। ये क्या होता है, रिजिड होता है। फिर ये क्या, दैट इज़ ये प्री डिटर्मिन्ड होता है कि हमें ये काम करना है, ठीक है, प्री डिटर्मिन्ड होता है। दैट इज़ हमें ये डाटा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है, ये हमारा रिसर्च डिज़ाइन होगा, दैट इज़ प्री डिटर्मिन्ड होगा, रिसर्च डिज़ाइन होगा। उसके बाद ये हमारा सैम्पलिंग करने का ये तरीका होगा, डाटा प्रोसेस करने का हमारा ये तरीका होगा, ठीक है, डाटा को एनालाइज करने का ये तरीका होगा, यस और नो। सो ये प्री डिटर्मिन्ड होता है। लेकिन ये क्या होता है, जब फ्लैक्सिबल है तो हमारा क्या, डिटर्मिन्ड हो ही नहीं सकता, पहले चेंज हो रहा है बार बार। तो कैसे पहले डिटर्मिन कर सकते हैं, यस और नो। सो ना ही यहाँ पर हम लोग डाटा इंस्ट्रूमेंट प्री डिटर्मिन, ना ही हम लोग रिसर्च डिज़ाइन प्री डिटर्मिन, ना ही सैम्पलिंग प्री डिटर्मिन, ना ही डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डिस्प्लेइंग प्री डिटर्मिन, यस और नो, यस। ओके,
ये बात प्री डिटर्मिन्ड हो गया, रिजिड हो गया। उसके बाद क्या, इसके अंदर हम लोग दैट इज इंस्ट्रूमेंट का वैलिडिटी एंड व्हाट रिलायबिलिटी हम लोग बात बता सकते, क्योंकि ये क्या है, रिजिड है, जिसके कारण डाटा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण वो डाटा इंस्ट्रूमेंट वैलिड है या रिलायबल है, बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है, हम लोग बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग, जब इंस्ट्रूमेंट यूज़ ही नहीं हो रहा तो हम लोग क्या, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी हम लोग नहीं बता सकते। यस और नो? यस। ओके, ये बात रहा। और क्या है हमारा, अच्छा, और हमारा क्या है इसके अंदर, दैट इज़ इसके अंदर हम लोग डाटा यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर हम लोग क्या, स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं या ना। लेकिन इसमें डाटा का यूज़ ही ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे स्टैटिकल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, टूल का इस्तेमाल हम लोग कम करते हैं। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो इसको एक्सप्लेन करके बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखेंगे तो हमारा बिल्कुल मार्क्स आएगा। दैट इज़ कितना मार्क्स का ये है, 6 का भी ये हमारा कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था। 5 डिफरेंसेस, 5 मार्क्स दोनों तरफ। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7? देखिए, व्हाट इज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या, ठीक है, और उनके डिफरेंट जो सैम्पलिंग है वो बताइए। दैट इज व्हाट इज सैम्पलिंग, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ सैम्पलिंग। 8 मार्क्स का। क्या चीज़, व्हाट इज सैम्पलिंग एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो सैम्पलिंग क्या होता है बताइए। सैम्पलिंग होता है कि बिगर को हम लोग, दैट इज बिगर को हम लोग क्या बना दें, स्मॉलर साइज, ताकि हमारा रिसर्च करना आसान हो, हाँ या ना, स्मॉलर साइज बना दें। ओके, एडवांटेज इसका क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी बात किया था, दैट इज़ टाइम। अगर हम लोग स्मॉलर बना रहे हैं तो टाइम हमको कम लगेगा, रिसोर्सेज भी हमारे लिए कम रहेगी। यस और नो? यस। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है टाइम कम, रिसोर्सेज कम। अब 130 करोड़ को हम लोग 1 लाख या 10 लाख मान लिए कि 130 करोड़ के इक्वल है, सेम हो सकता है ऐसा नहीं, तो एरर आने की संभावना ज़्यादा होती है। समझ रहे हो ना? तो ये सैम्पलिंग के एडवांटेज, डिसएडवांटेज। टाइप क्या होता है सैम्पलिंग की, ये देखते हैं अब टाइप, ठीक है। दैट इज व्हाट आर द टाइप ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का टाइप क्या होता है, दैट इज रैंडम और प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड रैंडम सैम्पलिंग। सेकेंड क्या होता है, दैट इज हमारा नॉन रैंडम एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एंड थर्ड क्या होता है, मिक्स्ड का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी मतलब रैंडम प्लस नॉन रैंडम। ओके, अगर हम लोग बात कर रहे हैं रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि हर एक जिससे डाटा कलेक्ट किए सभी का इक्वल इंपॉर्टेंस देना। समझ में आ रहा है? हर एक का इक्वल इंपॉर्टेंस देना, समझ रहे ना, हर वन। तो इसका भी पार्ट क्या है, दैट इज सिंपल, दैट इज सभी का इक्वल इंपॉर्टेंस देना। उसके बाद क्या आता है, दैट इज स्टेरिटिफाइड। क्या होता है, स्टेरिटिफाइड किसे कहते हैं ये देखना। स्टेरिटिफाइड कहते हैं ये अगर मेल फीमेल, ये हमारा अगर सेकेंड ग्रुप में है मेल फीमेल, थर्ड ग्रुप में है मेल फीमेल, फोर्थ ग्रुप में है मेल फीमेल, है ना। ये चीज़ मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पॉपुलेशन है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, ग्रुप में, किसमें, स्टेरिटिफाइड में। पॉपुलेशन को ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आराम से इस ग्रुप में से इसको चूज़ किए, सपोज इसमें हमको ये चूज़ किए, समझ रहे हो। इसमें 2 दैट इज़ FF, इसमें MF चूज़ किया, उसके बाद हमने इसमें FM चूज़ किया, FM, इसमें हम लोगों ने चीज़ किया MF चूज़ किया, MF, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अगर हम लोग करें सैम्पलिंग तो इसे क्या कहते हैं, स्टेरिटिफाइड सैम्पलिंग, समझ रहे हैं। दैट इज पॉपुलेशन को पहले ग्रुप बना और ग्रुप बनाने के बाद क्या करें, हम लोग सेलेक्ट करें, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, स्टेरिटिफाइड सैम्पलिंग। ये भी कितने तरीके के, 2 तरीके में पहला क्या आता है, पहला आता है दैट इज ग्रुप हम लोग बना रहे हैं प्रोपोर्शनेट। क्या बना रहे हैं हम लोग, ग्रुप प्रोपोर्शनेट,
ओके मतलब ग्रुप जो हमारा बना रहे हैं बिल्कुल सभी प्रोपोर्शनेट बना रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं ग्रुप में, नंबर हमारा बिल्कुल सेम है ग्रुप में सभी में। दूसरा हो सकता है क्या, नॉन प्रोपोर्शनेट, नॉन प्रोपोर्शनेट, गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, यस। तो स्टेरिफाइड ही। फिर हमारा क्या आता है इसमें, क्लस्टर, क्लस्टर बनाना है, क्लस्टर की तरह ग्रुप बनाना है। हो सकता है हम लोग क्या 1 टाइम यूज़ करें, हो सकता है हम लोग क्या 2 टाइम क्लस्टर बना ली, हो सकता है डाटा क्लस्टर से हम लोग सेलेक्ट करें 1 बार, हो सकता है 2 बार, और ये हो सकता है मिक्स्ड। समझ रहे हैं, ओके। ये चीज़ नॉन रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम का मतलब क्या हुआ, सभी का इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देना, नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस, सभी को नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं। एग्जाम्पल इसका क्या क्या, दैट इज एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल। अब एक्सीडेंटल लोगों की ज़रूरत हो रही है तो सभी का इक्वल इंपॉर्टेंस थोड़ी देंगे, सभी लोग जो एक्सीडेंट है उन्हीं का नहीं ना इंपॉर्टेंस देंगे, वही ना। दूसरा क्या, जजमेंटल, जजमेंटल मतलब हम लोग जज करके डाटा कलेक्ट किए कि वो अच्छा इंसान है तो उससे डाटा कलेक्ट कर, दैट इज़ व्हाट, नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस। समझ रहे हो ना, हाँ ओके। जजमेंटल, उसके बाद क्या होता है, एक्सपर्ट, एक्सपर्टीज मतलब अगर हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सपर्ट के पास गए डाटा कलेक्ट, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया नहीं, एक्सपर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो क्या है वो, दैट इज़ नॉन प्रॉबिलिटी। फिर क्या होता है, दैट इज स्नोबॉल, क्या चीज़, स्नोबॉल, ओके। अब बात आता है ये स्नोबॉल कहते किसको है, ये समझना। स्नोबॉल कहते हैं कि अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये हमारा सपोज नंबर वाइज है, ऐसे हम लोगों ने नंबरिंग किया, ऐसे हम लोगों ने सपोज लोगों को खड़ा कर दिया है इस फॉर्मेट में, ओके। तो हम लोग सपोज 1 को कलेक्ट किए, 2 को छोड़ करके 4th को, फिर 2 को छोड़ करके 7th को, फिर 2 को छोड़ करके 10 को। तो जो 1 4 7 10 ये लोगों से हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, बाकी लोगों से डाटा नहीं कलेक्ट करेंगे, दैट इज़ नॉट इक्वल, सभी का इक्वल इंपॉर्टेंस दिए नहीं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्नोबॉल, यस और नो, यस। इस तरीके से डाटा कलेक्ट, तो ये हमारा टाइप हुआ इधर मिक्स्ड, मिक्स्ड और रैंडम सैम्पलिंग। इसको और क्या कहते हैं, दैट इज सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। समझ में आ रहा है, क्या कहते हैं इसे, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। एनी प्रॉब्लम, नो। बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में अगर हम लोग सैम्पलिंग करें तो उसे मिक्स सैम्पलिंग मतलब रैंडम प्लस नॉन रैंडम। एनी प्रॉब्लम, नो, ओके। लेट्स कम टू, ओके 1 सेकेंड, ये जो स्नोबॉल बात बोले ना, ये स्नोबॉल नहीं, ये सिस्टमैटिक का पार्ट, दैट इज सिस्टमैटिक वे में चले, 1 4 7 10, ये सिस्टमैटिक। तो पूछिए, अब बात आता है स्नोबॉल कहते किसको, स्नोबॉल। तो देखिए सपोज हम रिसर्चर हैं, हम गए चाय के दुकान वाले के पास, ठीक है, चाय की दुकान वाले के पास गए और उनके पास चाय वगैरह सब पिए और थोड़ा 100-200 रुपया भी उनको दे दिए और पूछे बताइए ना ये हमको चाहिए, कहाँ कहाँ जाए। समझ रहे हैं, तो चाय वाले ने बताया कि अच्छा इनके घर जाइए, रूम खाली है, इनके घर भी जाइए, रूम खाली है, इनके घर भी जाइए, दैट इज़ 2 3 4 5, इनके घर भी रूम खाली। समझ रहे हो, सपोज हम रिसर्चर हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि रूम खाली है कि नहीं, चाय वाले के पास गए, चाय वगैरह सब पिए, अच्छे से उनके साथ मजाक किए, ठीक है, थोड़ा सा हंसी खेलते हुए और 100-200 टिप्स भी दे दिए, पूछे कहाँ कहाँ रूम है सोसाइटी में बताइए ना, तो वो बताएंगे वहाँ यहाँ। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, स्नोबॉल कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, स्नोबॉल किसे कहते हैं, सिस्टमेटिक किसे कहते हैं, हम लोग सिस्टमेटिक वे में हम लोग चूज़ करें, पॉपुलेशन में से डाटा हम लोग सिस्टमेटिक वे में चूज़ करें, क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक। किसका पार्ट, मिक्स्ड का, यस और नो, यस। तो ये टाइप हुआ किसका, सैम्पलिंग का। क्या क्या टाइप होता है, रैंडम प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर भी क्या, सिंपल, स्टेरिफाइड, प्रोपोर्शनेट, नॉन प्रोपोर्शनेट, फिर क्या क्लस्टर, दैट इज 1 2, फिर क्या मिक्स्ड, ओके। फिर क्या हमारा नॉन, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी, सभी का इक्वल नहीं, एक्सीडेंटल, जजमेंटल, एक्सपर्टीज, स्नोबॉल, ये चीज़। मिक्स्ड में क्या, स्टेरिफाइड, दैट इज हमारा सिस्टमेटिक। एग्जाम्पल ये स्नोबॉल का, ये चाय वाला, बिल्कुल, ओके। तो ये सैम्पलिंग हो गया। नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन क्या है, ये 7 का है। हाउ इज़ द रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर्ड फॉर एनी रिसर्च, कैसे रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर्ड होता है ये बताइए।
रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनता है ये बताइए। दैट इज रिसर्च रिपोर्ट कैसे होता है बताइए। रिसर्च रिपोर्ट ना, ये हमारा क्या है, रिसर्च प्रपोजल। हाउ इज द रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर्ड फॉर एनी रिसर्च। अच्छा, कितने मार्क्स का है हमारा, 7 मार्क्स। रिपोर्ट कैसे बनता है, तो हम लोग रिसर्च रिपोर्ट, सबसे पहला पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू, है ना, लिटरेचर रिव्यू। इसमें भी बिल्कुल रिसर्च रिपोर्ट का मतलब क्या है, बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, बिल्कुल आपको एक इलाबोरेट करके एकदम अच्छे से लिखना है। क्यों? क्योंकि आपका यही है जो आपके जो चेक करने वाले होंगे, यही चीज़ आपको देखेंगे। तो इसको जितने अच्छे लैंग्वेज, इतना अच्छा वर्ड को यूज़ करके आप इसे लिखें, समझ रहे, ताकि अट्रैक्टिव लगे। तो इस चीज़ को रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। तो क्या, सबसे पहला इंट्रोडक्शन, दैट इज लिटरेचर रिव्यू। इसके अंदर क्या हम लोग, दैट इज़ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हम लोग तैयार करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, ठीक है। ये हमारा किसका पार्ट था, दैट इज़ फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद क्या, वेरिएबल आपने क्या क्या सेलेक्ट किया ये बताइए बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद आपने हाइपोथेसिस क्या माना ये बिल्कुल बताइए अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने रिसर्च डिज़ाइन क्या सेलेक्ट किया बिल्कुल बताइए, इलाबोरेट फॉर्म में एकदम। आपने कैसे स्टडी किया, स्टडी डिज़ाइन आपका क्या है ये बताइए बिल्कुल, ठीक है, ओके। उसके बाद आपने किस डाटा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है ये बताइए बिल्कुल अच्छे से, है ना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बिल्कुल बताइए, ओके। उसके बाद आपने सैम्पलिंग, कौन सा टाइप का सैम्पलिंग अपनाया, कौन सा टाइप का आपने डाटा कलेक्शन अपनाया, इंटरव्यू के सहारे, क्वेश्चन के सहारे आपने अपनाया कि आपने वो डिस्कशन वाला पार्ट अपनाया, डेट इज, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़, तो सैम्पलिंग का कौन सा टाइप आपने अपनाया ये बताइए, ओके। सैम्पलिंग का टाइप के बाद हमारा क्या आता है, दैट इज़ आपने रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार किया था ये बताइए, रिसर्च प्रपोजल, ओके। रिसर्च प्रपोजल इसमें नहीं भी लिखे तो काम चलेगा, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल नहीं भी लिखे काम चलेगा। उसके बाद क्या, आपका इथिक्स क्या है ये बताइए, आपने किस किस इथिक्स को फॉलो किया है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या बता, आपने डाटा को कैसे प्रोसेस किया, कौन सा स्टैटिकल टूल का इस्तेमाल किया, कैसे आपने डाटा को डिस्प्ले किया, कौन से आपने टेबल में, ग्राफ में, किस चीज़ में आपने डाटा को डिस्प्ले किया, ओके। फिर उसके बाद आपको बताना है, आपका रिज़ल्ट बताना है, आपका रिज़ल्ट क्या आया, समझ रहे ना, आपका रिज़ल्ट क्या आया है वो बताना। रिज़ल्ट आने के बाद आपको बताना है कि आप अब आने वाले जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है, आप उन्हें बताइए कि आपके रिसर्च में और आगे कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग आने वाले जनरेशन के बारे में उन्हें कुछ हेल्प देना है, तो ये। फिर उसके बाद क्या हमारा बिब्लियोग्राफी तैयार। बिब्लियोग्राफी का मतलब, अगर आपने सेकेंडरी डाटा का यूज़ किया है कहीं से, तो उनका नेमिंग, रेफरेंस, जैसे हमारे बुक वगैरह सब में होता है ना, यहाँ से मैंने डाटा को उठाया है, ठीक है, यहाँ से मैंने डाटा को कलेक्ट किया, तो उनका लास्ट फेज पे बिब्लियोग्राफी होता है। उसी तरीके से यहाँ पर बिब्लियोग्राफी होगा। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर लास्ट, दैट इज 8.1। क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन। पहला क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स। सभी के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिखिए। किसके बीच। पहला ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू मेथड। अभी हम लोगों ने बात किया था ऑब्जर्वेशन, हाँ या ना, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, चाहे तो हम पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, चाय का दुकान खोल लिए गांव में जाके डॉरी वाला, चाहे हम नॉन पार्टिसिपेट करके कर सकते हैं, है ना, चाहे हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करें, हम लोग एक फिल्म की तरह बना ले और उससे हम लोग डाटा कलेक्ट करें, ऑब्जर्व करें, एनी प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या हमारा कहता है, इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी हम लोगों ने देखा था, पहला क्या चीज़, दैट इज स्ट्रक्चरल इंटरव्यू हो सकता है, दैट इज़ फिल्म वाला, है ना, नायक फिल्म वाला, पीएम के साथ इंटरव्यू, स्ट्रक्चरल, पहले से क्वेश्चन पता होगा। दूसरा क्या हो सकता है, अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यू हो सकता है, यस और नो, यस। अनस्ट्रक्चर का मतलब दैट इज़ हमारा यूपीएससी वाला, क्वेश्चन पहले से पता नहीं होगा कि क्या पूछना नहीं पूछना, ओके। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, नेक्स्ट वन हमारा दैट इज़ क्वेटा सैम्पलिंग और ये स्नोबॉल। दोनों में डिफरेंस क्या है,
तो देखिए कोटा सैम्पलिंग का मतलब क्या है, ये अगर हमारा पॉपुलेशन है टोटल 130 करोड़, इसमें में से मैं डाटा उठाया, किसका, मेल का उठाया, किसका, मेल का, वो भी मेल का कितना 40 ईयर्स से एबव का उठाया, समझ रहे, दैट इज़ टोटल पॉपुलेशन में से डाटा में हम सिर्फ मेल का उठाए, वो भी जो 40 साल से ऊपर के। तो इस तरीके के सैम्पलिंग को क्या कहते हैं, कोटा रिजर्व्ड कहते हैं ना, उनका कोटा रिजर्व्ड। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मेल का कोटा रिजर्व करें जो भी 40 ईयर से ऊपर का। गेटिंग। अच्छा, स्नोबॉल हम लोग किसे कहते हैं, स्नोबॉल अभी हम लोगों ने बात किया कि हमको रूम चाहिए, किसके पास गए, चाय के दुकान वाले के पास, चाय के दुकान वाले के पास गए, बोले बताइए किसके यहाँ रूम है, तो उन्होंने बताया अच्छा इनके यहाँ रूम है, समझ रहे, दैट इज़ ये दोनों जो है वो किसका है, दैट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, यस और नो, दोनों नॉन रैंडम सैम्पलिंग। एनी प्रॉब्लम? सो दिस नेक्स्ट वन हमारा क्या है, राइट, कैसे हम लोग बिब्लियोग्राफी पे शॉर्ट नोट्स लें। तो बिब्लियोग्राफी होता क्या है, बिब्लियोग्राफी होता है कि आपने जो भी सेकेंडरी डाटा के यूज़ किया, जो भी दूसरे रिसर्चर का के बुक से, ठीक है, कॉन्फ्रेंस पेपर से, जनरल से, इंटरनेट से जो आपने डाटा को यूज़ किया है, उसको आप लोग रिप्रेजेंट करें कि आपने कहाँ से यूज़ किया, समझ रहे हो, दैट्स मीन्स बिब्लियोग्राफी, जो कि हमारा लास्ट में बिल्कुल होता है। ये बिब्लियोग्राफी हमारा बताता है कि आपने कहाँ से यूज़ किया है, ताकि जो हमारा चेक करे उनको पता चल पाए, समझ रहे। तो ये चीज़। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन किसे कहते हैं, रिसर्च डिज़ाइन किसे कहते हैं। हम लोगों ने क्या किया, रिसर्च डिज़ाइन से पहले लिटरेचर रिव्यू कर लिया, पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल सारा काम कर लिया, उसके बाद वेरिएबल को भी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हाइपोथेसिस भी बना लिया, और उसके बाद क्या, हमको एक डिज़ाइन बनाना कि हम लोग आगे काम कैसे करने वाले हैं, उसका एक डिज़ाइन बनाना, हम लोग रिसर्च आगे कैसे करेंगे उसका एक डिज़ाइन बनाएं, उसी को क्या कहते हैं, रिसर्च डिज़ाइन। हम लोग फ्रेमवर्क तैयार करें कि हम लोग किस डाटा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, किस सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे, समझ रहे ना, कौन से डाटा प्रोसेस में कौन से मेथड, कौन सा स्टैटिकल टूल का इस्तेमाल करेंगे, समझ रहे हैं, कौन से टाइप का सैम्पलिंग करना है, कौन से टाइप का डाटा इंस्ट्रूमेंट लेना है, कौन से टाइप से डाटा कलेक्ट करना है, कौन से टाइप से डाटा डिस्प्ले करना है, समझ रहे, कौन से इथिक्स को फॉलो करना है। तो ये सब सारा हमारा डिज़ाइन के अंदर हो, दैट इज़ घर का डिज़ाइन, समझ गए। तो ये हमारा था, दैट इज़ हमारा ये 2 लेक्चर हुआ, वो था कि ये जो सैम्पल पेपर है, इस सैम्पल पेपर का कैसे आंसर है, कैसे हम लोग इसका आंसर बताएं, समझ रहे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और एक बात, एग्ज़ाम से पहले मैं आपको सजेशन दूंगा, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, बिल्कुल 2x पे वीडियो करिए, समझ रहे, जो मेरा वीडियो यूट्यूब पर है बिल्कुल 2x पे करिए, और आराम से उसको 1 से 2 बार देख लीजिए, क्योंकि जितनी भी मैंने बात किया ना, ये क्वेश्चन, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मेरे वीडियो के अंदर या नोट्स के अंदर नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ करके जो हमारा नोट्स के अंदर है उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया, दैट इज़ व्हाट इज़ रिसर्च एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ रिसर्च, उसके ऊपर वीडियो नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के ऊपर वीडियो। तो मैं आपसे बोलूँगा, बिल्कुल आप ये बेहिचक हो करके, बिल्कुल बिना डाउट में आए हुए आप देखिए, आपको पक्का अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्जामिनेशन, है ना। अच्छा करिए, आप अच्छा करिएगा, मतलब हमारा ये जर्नी जो है, हमारा पढ़ाने का जो जर्नी सक्सेसफुल हुआ, है ना। सो थैंक यू सो मच।